कि हमने लास्ट जो वीडियो में हमने डिस्कस किया था, सेल के बारे में हमने डिस्कस किया था, याद होगा आपको, सेल के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने ईएमएफ की बात की थी और हमने पोटेंशियल और फाइनली इंटरनल रेजिस्टेंस की बात की थी, और इन चीज़ों को हमने ब्रीफली लास्ट वीडियो में हमने इसको समझा रखा था। आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं और हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन ऑफ सेल की बात करेंगे, सीरीज पैरेलल और मिक्स्ड ग्रुपिंग की बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा एक बार हम रिकॉल करते हैं कि हमने जो इंटरनल रेजिस्टेंस की बात की थी, ईएमएफ की बात की थी और पोटेंशियल की बात की थी, तो इनके बीच के रिलेशंस को थोड़ा सा डिस्कस करके और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस को अलग से एक रिलेशन फाइंड करेंगे कि कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस हम निकालते हैं। एक तो ये डिस्कस करेंगे, साथ में कुछ हमारे पास और भी कुछ रिलेशन मिलेंगे जो E = V - IR का जो रिलेशन आता था उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, हम एक बार फिर से बात करने आ रहे हैं ईएमएफ, पोटेंशियल और इंटरनल रेजिस्टेंस की। इसमें आपको ये याद रखना है कि हमने जो रिलेशन एस्टैब्लिश किया था वो रिलेशन हमारे पास आया था E = V + IR। फिर हमने कहा कि नहीं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ये रिलेशन हमारे पास आया था V = E - IR। दोनों रिलेशन एक ही है, ये है V = E - IR। इस रिलेशन से पता चल रहा है कि जो हमारा ईएमएफ होता है वो पोटेंशियल से क्या होता है, ज्यादा होता है। रीजन हमको समझ में आ गया था, क्योंकि ईएमएफ बेसिकली क्या था, जब किसी यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में इंक्लूडिंग द सेल ले जाने में जो वर्क होता है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ, और किसी चार्ज को अगर किसी सेल के एक्सटर्नल पार्ट में मूव करने में जो वर्क होता था दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। इस तरह से ऑब्वियस है कि हमारे पास जो ईएमएफ होगा वो पोटेंशियल से ज्यादा होगा। तो फाइनली हमारे पास जो रिलेशन निकल करके आया था V = E - IR। इस रिलेशन में हमने कुछ छोटी-छोटी चीजों को भी डिस्कस किया था, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। जैसे ये जो केस है, ये जो हमने केस यूज कर रहे हैं, इस केस में बैटरी बेसिकली क्या हो रही है, बैटरी हमारी जो है वो, ये जो सेल है वो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, यानी सेल से क्या है, करंट लीक आ रही है। अब अगर आपको याद होगा तो एक बार रिकॉल कर लो कि ऐसे केस में हम लोग क्या कर रहे थे, हमारे पास एक सेल था या बैटरी ले सकते हो जिसका ईएमएफ कितना था, जिसका ईएमएफ हमारे पास E था। हमारे पास सर्किट का जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था वो क्या था, ये हमारे पास कैपिटल R इसका इंटरनल रेजिस्टेंस था। और अगर हम बात करते हैं कि इस सेल के पास इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था, स्मॉल r था, स्मॉल r इसका इंटरनल रेजिस्टेंस था, ईएमएफ क्या था, E था, और ये R क्या था, ये X का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था। तो अब हम बात करते हैं, तो हमने कहा था ये पूरा जो सेटअप है यही हमारा एक सेल है या बैटरी है, जिसमें इसका ईएमएफ भी है और इसके साथ क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ऐसे केस में हम लोग देखो क्या कर रहे थे, इस सेल से या इस बैटरी से हम लोग करंट को ड्रॉ कर रहे थे, यानी ये जो बैटरी है वो बेसिकली क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। जो बैटरी है क्या है, बेसिकली ये डिस्चार्ज हो रही है। अब अगर ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर रहे थे कि जो ईएमएफ है वो पोटेंशियल से कैसा है, ज्यादा है। ये चीज हमारे पास क्लियर हो गई। इसमें एक काम और कर लो, पहले तो मैं ये बताया था कि अगर इस केस में पहला केस ये कर लेते हैं कि I की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, अगर सेल से करंट ली ना जाए, करंट कैसी हो, 0 हो जाए, तो देखो ये 0 हो जाएगा, तो ऐसे केस में V क्या हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। यानी ऐसा भी हो सकता है कि अगर सेल से करंट ना ली जाए तो ईएमएफ और पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि किस कंडीशन में पोटेंशियल और ईएमएफ दोनों सेम होते हैं, तो आप क्या बताओगे, जब सेल से करंट ड्रॉ नहीं की जाती है तो इस कंडीशन में ईएमएफ और पोटेंशियल कैसे होते हैं, दोनों सेम होते हैं। एक कंडीशन हमारे पास और आती है जिसमें आप कह सकते हो कि ये हमारे V और E दोनों सेम होते हैं। कब, इसका केस ये भी बनता है कि जब R = 0 कर लो, देखो R का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस को 0 कर लोगे, तो ऐसे केस में क्या होगा, R को 0 कर लोगे, तो ऐसे केस में भी V क्या हो जाएगा, ये E के बराबर होगा। बेसिकली हम लोग ये केस तो आइडियल सेल, ये जो कंडीशन आएगी ये तो आइडियल सेल में ही आएगा, ये जो कंडीशन आएगी वो आइडियल सेल में ही आएगा कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा हो, 0 हो। अदरवाइज पहले हम बात करते हैं नॉर्मल सेल की बात करते हैं, तो नॉर्मल सेल में हमारा R तो 0 तो नहीं हो सकता, बट इस कंडीशन में V और E दोनों सेम हो सकते हैं। तो दो कंडीशन मिल गई जब पोटेंशियल और ईएमएफ कैसा होगा, दोनों सेम हो जाएगा। सिंपल सी चीज। अब हमारे पास एक बात और आती है कि क्या ऐसा हो सकता है क्या कि हमारा पोटेंशियल ईएमएफ से ज्यादा हो जाए, पोटेंशियल ही ईएमएफ से ज्यादा हो जाए।
ऐसा पॉसिबल है? तो क्या बिल्कुल पॉसिबल है। ये कब होगा? ये तब होगा जब आप सेल को क्या करो, ये तो सेल को हम डिस्चार्ज कर रहे थे, अगर सेल को हम लोग क्या करें, सेल को हम चार्ज करें, चार्ज करने का मतलब क्या हो गया, जैसे देखो हमारे सेल कंडीशन नहीं है, सेल हमारा जो था ऐसे देखिए, सेल आपका इस तरह से है, इसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये सर्किट हमारी तैयार है। अब यहाँ जो सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, इसको ना लेकर के क्या करें, यहाँ पे एक चार्जर ले लें। देखिए एक हमारा पास सेटअप हो गया, जिससे क्या करेंगे, इस सेल या बैटरी को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। ये हमारा एक इलेक्ट्रिक सोर्स हो गया, तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सोर्स हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक सोर्स। और इस इलेक्ट्रिक सोर्स की मदद से क्या करेंगे, इस सेल को हम चार्ज करेंगे, बैटरी को चार्ज करेंगे। तो बैटरी को चार्ज करने के बाद देखो करंट कैसे जाएगा, देखिए करंट ऐसे जाएगा, करंट इस तरह से फ्लो होगा, इस तरह से। यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो पॉजिटिव से करंट निकल रही थी, तो ये क्या था, ये हमारा डिस्चार्ज केस था। ये कौन सा केस था, ये डिस्चार्जिंग का केस था। यहाँ पे क्या हो गया, कि केस ऑफ चार्जिंग, इससे क्या हो रहा है, ये इससे हमारा चार्ज हो रहा है, ये चार्जिंग का केस है। तो इस केस में ये करंट डायरेक्शन बदल गया, यानी आई कैसा हो गया, आई जो हमारा हो गया वो नेगेटिव हो गया। करंट कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। जब करंट नेगेटिव हो गई तो आप इस रिलेशन में आ जाओ, V is equal to E minus I कैसा हो गया, I तो हमारा नेगेटिव हो गया, माइनस R हो गया। तो आप देखो क्या मिलेगा, V is equal to E plus IR। अब आप क्या कह सकते हो, आप बिल्कुल कह सकते हो ये जो पोटेंशियल है वो क्या है, EMF से ज्यादा है। यानी जब हम सेल को क्या करते हैं, सेल को हम चार्ज करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो पोटेंशियल होता है वो EMF से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल ये चीज क्लियर हो गई। अब हम इस रिलेशन की मदद से हम इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी फाइंड करेंगे और आगे कुछ टर्म्स है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। अब ये तो हमने देख लिया कैसे चार्ज और डिस्चार्ज केस में क्या हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक फार्मूला हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे। तो फार्मूला में एस्टैब्लिश क्या करना है, तो देखो रिलेशन कब है, ये केस कौन सा रहेगा, सेल का डिस्चार्ज वाला ही केस लेने जा रहा है। तो इस केस में हमने क्या देखा, हमारे पास जो रिलेशन है वो है E is equal to, ये आपका रिलेशन हमने निकाला, V is equal to E minus IR। ये हमारे पास रिलेशन है। हम निकालना क्या चाहते हैं, हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं और हमने कल लास्ट जो वीडियो हमारा था उसमें हमने कल इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बताया था कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है और वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। हमने बताया था कि प्लेट एरिया के बीच में डिस्टेंस, ठीक है, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, इसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये V is equal to E minus IR हो गया। अब हमें क्या निकालना है, स्मॉल r निकालना है, तो इस रिलेशन को लाओ, I into R is equal to क्या हो गया, E minus V। हमें निकालना क्या था, हमको निकालना है स्मॉल r, तो स्मॉल r is equal to हो गया E minus V upon I। क्लियर? अब ये देखो I is equal to क्या है, since I is equal to V by R, देखो I is equal to क्या है, V by R, so R is equal to क्या हो गया, E minus V upon, देखो R तो हमारा ऊपर चला जाएगा और ये नीचे क्या होगा, नीचे हमारा V हो जाएगा। तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा सकते हो, स्मॉल r is equal to E upon V minus 1 into कैपिटल R। ये हो गया सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले को हम आगे जब पढ़ेंगे, हम पोटेंशियोमीटर की बात करेंगे और उस पोटेंशियोमीटर में हमें क्या करना होता है, पोटेंशियोमीटर की मदद से हमको इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करना रहता है। तो इस फॉर्मूले को एक बार फिर से हम वहां पर डिस्कस करेंगे जहां पे हमें सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा विद यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। इस रिलेशन से आपको न्यूमेरिकल बिल्कुल मिलेगा लगाने के लिए, आप बिल्कुल न्यूमेरिकल्स को लगाइए। तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर ली और इस तरह से हमने इनको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो एक बार फिर से इंटरनल रेजिस्टेंस हमने देख लिया। अब उसी सर्किट में करंट की बात करेंगे और करंट को फाइंड करके हम लोग एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है उसमें कितना मैक्सिमम पावर डिसिपेट होता है इसको भी निकालेंगे। बड़ा अच्छा टर्म है, इसको भी हमको यूज करना है। जैसे हमने क्या देखा कि हमारे पास एक सर्किट हो गई, दोबारा एक बार बात कर लो, एक सर्किट हो गई, इस सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये हमारा कैपिटल R हो गया। इस सर्किट में हमारे पास क्या है, इस सर्किट में हमारे पास एक सेल है, देखो इस सर्किट में हमारे पास एक सेल है, सेल का इक्विवेलेंट कितना है, E है, इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r है।
ये सेल का ईएमएफ कितना हो गया, ई हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर है, और करंट की वैल्यू 3 है, आई है। ये चीजें हैं। अब हमें क्या करना है, हमको यहाँ करंट की वैल्यू निकालनी है और साथ में हम क्या निकालेंगे, ये पावर का डिसिपेशन भी निकालेंगे। तो आपने रिलेशन क्या निकाला है, तो रिलेशन हमने निकाला है E इज इक्वल टू या V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, E माइनस आई आर। तो देखो यहाँ मेरे पास क्या हो गया, V इज इक्वल टू I इंटू R कर सकते हो, V इज इक्वल टू I इंटू R, सो E माइनस आई आर। इसको शिफ्ट कर लो एक साथ, तो ये हो गया I हमारा कॉमन हो जाएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू E। तो हमारे पास करंट की वैल्यू क्या होगी, सर्किट में जो करंट होगी वो क्या है, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये हो गया क्या, ये तो हमारा करंट का रिलेशन हो गया, यानी इस सर्किट में जो करंट की वैल्यू ही आ गई। अब करंट की जब वैल्यू आ गई तो हम ये काम ही करेंगे, इस रेजिस्टेंस R में कितना पावर डिलीवर्ड होगा, पावर डिलीवर्ड इसमें रेजिस्टेंस R जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसमें कितना पावर डिसिपेट होगा। देखो पावर डिसिपेटेड इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्या करना है हम लोग ये डिस्कस करेंगे, पावर डिसिपेटेड इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। क्या फार्मूला है पावर का, पावर का फार्मूला सबको पता है, P इज इक्वल टू I स्क्वायर इनटू R। ठीक है, ये पावर फार्मूला क्या होगा, I स्क्वायर इनटू R हो गया। I की वैल्यू देखो क्या है, तो I की वैल्यू हमारे पास है E, देखो E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये हो गया, इसका स्क्वायर कर दो और ये हो गया कैपिटल R। क्या लिखा हमने, E स्क्वायर अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और इसको क्या करो, इसका स्क्वायर करके और R से मल्टीप्लाई करो। अब बात करते हैं ये मैक्सिमम पावर, किसकी बात करेंगे, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन की, मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड की बात करेंगे। और ये पावर मैक्सिमम कैसे होगा, यानी P हमको क्या करना है, मैक्सिमम बताना है। तो P मैक्सिमम होने के लिए हमारा मिनिमम होना चाहिए, और ये तभी होगा जब कैपिटल R क्या हो गया, स्मॉल r के बराबर हो जाएगा। जब कैपिटल R क्या करोगे, स्मॉल r के बराबर कर लोगे, तो हमारे पास पावर क्या हो जाएगा, ये पावर हमारा डिसिपेट यानी मैक्सिमम होगा। इसलिए कंडीशन हमारी क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, देख लो, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यानी अब ये जो रिलेशन आ गया तो आप कर लो ट्वाइस R का स्क्वायर इनटू कैपिटल R। ठीक है, कैपिटल R की जगह आप चाहो तो ये क्या कर सकते हो, स्मॉल r, देखो कैपिटल R है, आप जरूर क्या कर स्मॉल r कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा रिलेशन, ये हो जाएगा E स्क्वायर 4R स्क्वायर, ये हो गया 4R स्क्वायर, और एक बार कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया 4R। ये बड़ा अच्छा सा रिलेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्या, कि जो पावर, ये मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड जो होता है P मैक्स, ये आप याद रखिएगा, P मैक्स क्या हो गया, E स्क्वायर अपॉन 4R। ऐसे इसमें न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे, इसको भी आएगा आप जरूर चेक करिएगा, और इसके न्यूमेरिकल्स भी आपको सॉल्व करने हैं। तो हमने क्या देखा, करंट निकालो, करंट वैल्यू देख लिया हमने, और यहाँ मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड है, इसको भी हमने देख लिया। तो इस डाटा से एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये जो डाटा हमें मिला है इस डाटा की मदद से एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो हमने डिस्कस किया है ईएमएफ और पोटेंशियल के बारे में। तो अगर इस एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या ले रहे हैं, करंट ले लें, और इस एक्सिस पे क्या ले लें हम लोग, पोटेंशियल ले लें, तो रिलेशन हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। इसको प्लॉट करें तो देखो हमारे पास जो ग्राफ आएगा, इसका प्लॉट आएगा हमारा कुछ ऐसा आएगा। अब ये दो पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, इस दोनों पॉइंट को डिस्कस करते हैं। दोनों पॉइंट्स के लिए हम लोग डाटा इकट्ठा करते हैं, और ये डाटा में मेरे पास है क्या, ये डाटा है कि देखो इस पॉइंट यहाँ पे तो क्या है, इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो क्या है, मैक्सिमम है। देखो वोल्टेज क्या है, ये हमारा मैक्सिमम है, और ये जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है बेसिकली क्या है, ये ईएमएफ के बराबर है। देखो ये जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा वो क्या होगा, ईएमएफ के बराबर होगा। और ये कब है, जब आप देखो इस ये करंट एक्सिस है, तो यहाँ पे करंट वैल्यू कैसी होगी, जीरो होगी। ये तब होगा जब करंट वैल्यू जब जीरो है। देखो इस ग्राफ के लिए जब करंट वैल्यू कैसी है, जीरो है, देखो करंट को जीरो कर लो तो V क्या हो गया, E के बराबर हो गया। इन मैक्सिमम वोल्टेज किसके बराबर हो गया, इस ईएमएफ के बराबर हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ इस ग्राफ में, इस ग्राफ में क्या है, इसमें देखो तो यहाँ वोल्टेज कैसा है, जीरो है।
तो ये एक्सिस क्या है, वोल्टेज का है, इसलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका वोल्टेज 0 है, तो वोल्टेज को 0 कर लोगे तो आपको करंट क्या मिलेगा, तो करंट मिल जाएगा I इज इक्वल टू, देखो ये 0 कर लोगे, ये हो गया कैपिटल E अपॉन स्मॉल r, और ये करंट कैसी होगी आपकी, मैक्सिमम करंट होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, I max होगा वो क्या हो गया, E अपॉन r, I max क्या हो गया, E अपॉन r। यानी हमने क्या किया, इसको हमने प्लॉट किया और ये ग्राफ हमारे पास जो आया, इससे हमको क्या फुल पता चल जा रहा है, तो ये पता चला इस ग्राफ से क्या, इस ग्राफ से भी सारी चीजें क्लियर हो जा रही है कि इस पॉइंट देखो क्या है, ये हमारी जब करंट कैसी हो रही है, 0 हो रही है, देखो करंट हमारी जब 0 हो रही है, करंट को 0 कर लो तो वोल्टेज के बराबर हो गया, वोल्टेज के बराबर हो गया। और इस पॉइंट से क्या पता चल रहा है, इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट पे यहाँ पे वोल्टेज कैसा है, 0 है, जब वोल्टेज आपका 0 है तो करंट कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, और ये कितना हो गया, E अपॉन R हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल की या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात करते हैं। सेल के बारे में डिस्कस कर लिया, अब कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप का मतलब हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ सेल का मतलब हो गया कि जिस तरह से आप रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में जोड़ते थे, ऐसे सेल को भी हम लोग क्या करेंगे, सीरीज और पैरेलल में जोड़ेंगे। और सीरीज यानी दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सेल को सीरीज में जोड़ना है। सीरीज में जोड़ने का मतलब क्या होगा, कैसे जोड़ते हैं, तो आपको हमने लास्ट क्लास में समझाया था, आपको देखो ये आपका सेल हो गया, ठीक है। अब आपको पता ही कि सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपको क्लियर हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये कैसा है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो करते क्या है, सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, तो देखो ये पहला सेल का, देखो पहला सेल का जो नेगेटिव होगा तो दूसरे सेल के क्या होगा, दूसरे सेल के साथ ये पॉजिटिव से जुड़ेगा, ऐसे दूसरे सेल का जो नेगेटिव होगा तीसरे सेल के पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, और ऐसे हम लोग जोड़ते जाएंगे, कितने n नंबर ऑफ सेल को लेंगे, और ये जोड़ने के बाद क्या करेंगे, इस पूरे सेटअप को हम किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ ऐड कर देंगे। और अब क्या निकालना चाहते हैं, तो हम ये निकालना चाहते हैं इसमें क्या क्या कंडीशन है कि करंट मैक्सिमम किस किस कंडीशन में करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो पहले हम लोग सीरीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ सेल है और इनको हमने सीरीज में जोड़ रखा है, तो सीरीज में जोड़ने का मतलब देखिए हमने समझाया है, ऐसे आप सेल ले लो, कितने सेल ले लो, n नंबर ऑफ सेल ले लो, आप n नंबर ऑफ सेल ले लीजिए इस तरह से, और इनको आपने कैसे जोड़ा है, सीरीज में। सीरीज में जोड़ने का तरीका हमने बताया, ये सेल का पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरे सेल का ये पॉजिटिव नेगेटिव, तीसरे सेल का पॉजिटिव नेगेटिव, और ऐसे हमारे लास्ट सेल का पॉजिटिव और नेगेटिव। कितने सेल हैं हमारे पास, n नंबर ऑफ सेल्स हैं ये। इसको फिर क्या करना है, इसको जोड़ना है आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। तो हमारे पास सर्किट का ये हमारे पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू क्या है, कैपिटल R, ये हमने जोड़ दिया और ये हमारी सर्किट रेडी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जितने भी सेल हम यूज कर रहे हैं इन सेल्स के ईएमएफ कैसे हैं, तो अभी हम सारे सेल की ईएमएफ कैसा ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं, और सबके ईएमएफ कैसे हैं, E हैं, सबके ईएमएफ हम E ले रहे हैं, और इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस, अब देखो हमने क्या कहा, इन सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस भी होंगे, तो इनके इंटरनल रेजिस्टेंस को हम क्या लेंगे, सबके कैसे हैं, सेम है। तो हम चाहें तो यहाँ स्मॉल r ऐसे लिख सकते हैं, या चाहो तो एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस आप यहाँ बना सकते हैं, एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना देंगे, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ पे भी हम सबकी वैल्यू को कैसा लेंगे, सबकी वैल्यू को सेम लेंगे, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैसा है, सबका सेम है, स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r, ऐसे ही स्मॉल r सारे सेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास सबके ईएमएफ सेम हो गए और सबके इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैसे होंगे, सेम हो गए। अब हम करेंगे क्या, इसमें हम इस पूरे सेल का यानी जितने सेल्स हैं इनका पहले हम इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालेंगे, इस सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है, क्लियर हो गया। तो हमारे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या तो यह टोटल ईएमएफ सर्किट का टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस E, कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो आप जोड़ लो, यानी आपके पास जो ईएमएफ हो गया वो कितना हो गया, n E, ये क्या हो गया, n E। अब देखो ये स्मॉल r, यानी अब आप क्या करो, इनके टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो कि इनके इंटरनल रेजिस्टेंस कितने हैं, इनको जोड़ोगे तो देखो क्या मिलेगा, यदि आप निकालो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, ये सारे कैसे हैं, सीरीज में है, सीरीज में जोड़ लो, n है और एक का रेजिस्टेंस क्या r है, तो ये क्या हो गया n r, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा है कैपिटल आर। देखिए ये हमारा हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये कितना हमारा है, ये तुम्हारा कैपिटल आर, ये हो गया कैपिटल आर। तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, ये सीरीज इनके साथ ये सीरीज बनेगा, तो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस किसका, सर्किट का, ऑफ सर्किट। आप जोड़ लो सब में, कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर प्लस एन आर। ये चीज तो क्लियर हो गई। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम इसमें निकालेंगे कि सर्किट में करंट का फ्लो कितना हो रहा है, सर्किट में करंट का फ्लो कितना हो रहा है, तो हम लिखेंगे करंट इन द सर्किट। देख लो करंट, करंट इन सर्किट कितना हो जाएगा, करंट इन सर्किट निकाल लेते हैं। तो करंट वैल्यू कितनी आएगी, तो करंट वैल्यू आप निकाल लो, I इज इक्वल टू नेट ईएमएफ, नेट ईएमएफ या टोटल ईएमएफ फॉर टोटल रेजिस्टेंस। आप देख लो भाई, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, इसको यहां नोट कर लो, यहां नोट कर लो। ये कितनी करंट हो गई, सर्किट की टोटल कितनी करंट हो गई, या लिखो टोटल करंट, आई नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। नेट ईएमएफ कितना हो गया, ये देखो नेट ईएमएफ कितना है, एन है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस एन आर, कैपिटल आर प्लस एन आर, ये हमारा हो गया करंट की वैल्यू, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इसमें हमारे पास दो केसेस बनेंगे, ये हमारा करंट का फार्मूला हो गया कि इस सर्किट में करंट कितनी वैल्यू आएगी, कैसे आएगी आपको पता ही, देखो इस तरह से होती हुई निकल जाएगी और ये करंट की वैल्यू आ गई। अब इसमें दो केस बनाएंगे, केस नंबर 1, केस नंबर 1 देखो क्या करेंगे कि अगर ये एन आर इज मच मच ग्रेटर देन कैपिटल आर, एन आर ये कैपिटल आर से ज्यादा हो तो क्या होगा, तो कैपिटल आर को हम लोग क्या करेंगे, यहां इग्नोर कर देंगे, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन, देखो क्या हो जाएगा एन आर, एन से एन कैंसिल हो गया, ये हो गया ई अपॉन आर, ई अपॉन आर यानी ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ये क्या हो गया, तो ये हो गया करंट ऑफ 1 सेल। आप देख सकते हो ये क्या है, एप्रॉक्स, एप्रॉक्स क्या लिख सकते हो, करंट ऑफ 1 सेल, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज्यादा है, किस सेटअप में, इस सीरीज वाले सेटअप में, तो आपको करंट कितनी मिलेगी, 1 सेल के बराबर मिलेगी, यानी जो करंट मिल रही है किसके बराबर होगी, लगभग 1 सेल से मिलने वाले करंट के वैल्यू के बराबर। कब, अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ही ज्यादा है तब। इसका मतलब यह 10 सेल या 20 सेल लगाने या n सेल लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन में करंट कितनी मिलेगी, आपको सिर्फ 1 सेल के बराबर मिलेगी। अब इसका केस नंबर 2 ले लेते हैं। केस नंबर 2 क्या हो जाएगा, आप केस नंबर 2 में क्या कर लो, कंसीडर कर लो कि अगर आप कैपिटल आई यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंटरनल से ज्यादा हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, हम लोग ये एनआर को छोड़ देंगे, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देख लो आई की वैल्यू क्या होगी, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर, तो आप लिखोगे एन अपॉन एन इनटू ई अपॉन आर। ये ई अपॉन आर क्या हो गया, ये वही फिर से हो गया, ये ई अपॉन आर इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट करंट ऑफ 1 सेल इनटू n टाइम्स, यानी हमें क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया n टाइम्स, करंट क्या होगा n टाइम्स ऑफ 1 सेल, यानी एक सेल का क्या हो गया n टाइम्स, यानी जितने सेल लगे रहेंगे करंट उतनी टाइम्स ज्यादा मिलेगी, यानी 10 सेल है तो करंट कैसे होगी 10 गुनी, 20 सेल है तो करंट कैसे होगी 20 गुनी मिलेगी। क्लियर हो गया, देखो ये n हो गया, e अपॉन आर, तो क्या मान रहे हैं फिर से, e अपॉन आर इज द करंट
वैल्यू ऑफ करंट ऑफ 1 सेल, एक्स को अक्रॉस ले लेंगे, अक्रॉस में क्या है इसकी जो करंट है 1 सेल के बराबर है, तो ऐसे केस में हमारे पास जो करंट मिलेगी वो बढ़ती जाएगी। यानी अगर आप सेल को सीरीज में यूज कर रहे हो और हमें ज्यादा करंट को यूज करना है तो ऐसे केस में हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा होगी, तभी हमको करंट क्या होगी मैक्सिमम मिलेगी। ये चीज हमारा क्या होगा आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को देखते हुए करंट को कैसे हम लोग मैक्सिमम कर सकते हैं। मैक्सिमम करने के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे होनी कम होनी चाहिए, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा होना चाहिए। ये वाला हो गया सीरीज का सेटअप। ऐसे हम लोग पैरेलल का भी सेटअप कर सकते हैं। पैरेलल के सेटअप में क्या है, तो पैरेलल के सेटअप में आप देखो इसमें हमारे पास भी n नंबर ऑफ सेल होंगे और ये सेल कैसे होंगे, सारे सेल के पॉजिटिव एक जगह देख लो, सारे सेल के पॉजिटिव कैसे होंगे एक जगह और इनके नेगेटिव कैसे होंगे एक जगह हो जाएंगे। ये हमारे पास n नंबर ऑफ सेल्स है, देखो ये n नंबर ऑफ सेल्स है। सारे सेल के इधर कैसे हैं, सारे इधर के सेम होते रहे, सबके इधर कैसे हैं ई हैं, सबके इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैसे हैं सेम है, सबके इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है सेम है। अब इनको जोड़ना है, जोड़ लीजिए विथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, देखो आप जोड़ लो इसको, ये सर्किट हमारे तैयार। तो ये हमारा क्या हो गया, ये पैरेलल का कॉम्बिनेशन हो गया जिसमें हमारे पास ये सेल्स हो गए और ये सेल सारे पॉजिटिव को पैरेलल का मतलब ये हो गया सारे पॉजिटिव कैसे हो गए एक जगह हो गए और सारे नेगेटिव को कहां कर दो एक जगह जोड़ दो और ये आपके दो टर्मिनल हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव वाले, इसको जोड़ दिया किससे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। तो आप फिर से देखते हैं यहां पे सर्किट में नेट ईएमएफ कितना होगा, नेट ईएमएफ। तो एक चीज तो क्लियर कर लो क्योंकि सारे कैसे हैं, सारे हमारे पैरेलल में हैं, तो जो आप चाहो ये क्या है हमारे n नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो अब ये सारे कैसे हैं पैरेलल्स में, तो आप 1 लगाओ चाहे 10 लगाओ चाहे m लगाओ, जो नेट ईएमएफ होगा वो E ही रहेगा। वो कितना रहेगा E रहेगा। अब क्या देख लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा देख लेते हैं। ये सारे कैसे हैं, सारे हमारे पास पैरेलल में हैं, उसको नोट कर लो 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस कितना टाइम्स ये n टाइम्स। तो क्या लिखोगे आप 1/r डैश इज इक्वल टू n/r। सो आपके पास क्या निकल जाएगा, आपके पास निकल जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस यानी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू R अपॉन N। ये हमारा हो गया टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा R है, कितना है ये R है। देख लो हमारे पास सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना हो जाएगा दोनों, आप देखो ये आपका कैपिटल R हो गया और ये हो गया कैपिटल R और ये हो गया R अपॉन N, ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस। तो करंट निकाल देते हैं, टोटल करंट कितनी होगी सर्किट की, टोटल करंट I इज इक्वल टू फिर से इक्वेशन हो गया नेट ईएमएफ, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस। कैसे निकलेगा, नेट ईएमएफ कितना है E है और टोटल रेजिस्टेंस कितना है देखो कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन N। अब एक हमारे पास जो फाइनल रिलेशन आया I इज इक्वल टू देखिए सॉल्व करेंगे तो ये आएगा NE, n को सॉल्व करो ये NE अपॉन NR प्लस स्मॉल r, ये हमारे पास करंट का रिलेशन आ गया। अब आप क्या करो, इसमें दो केसेस कर लो। केस नंबर 1 कि अगर आपका एक्सटर्नल ये क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया और ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल का मतलब R अपॉन N भी कर सकते हो।
उसमें दो केसेस कर लो कि स्मॉल r क्या है, ये ज्यादा है किससे, n r से ज्यादा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, आप इसको छोड़ दोगे तो i की वैल्यू कितनी है, i इज इक्वल टू, देख लो i इज इक्वल टू n e अपॉन स्मॉल r, और ये हो गया n, ये e अपॉन r, और e अपॉन r फिर से क्या हो जाएगा, ये जो e अपॉन r होगा ये हो गया करंट ऑफ यानी अप्रॉक्स क्या हो गया, करंट ऑफ 1 से, करंट ऑफ 1 से, ठीक है, यानी n टाइम्स, यानी आपको मतलब ये हो गया कि अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल से ज्यादा है तो ऐसे केस में करंट कैसा होगा, करंट हमारा n टाइम्स हो जाएगा। ये इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे हो जाएंगे, अगर ये ज्यादा जा रहे हैं तो ऐसे केस में हमारे पास जो करंट होगा वो क्या होगा, वो एक से की करंट का n टाइम्स हो जाएगा। अब ऐसे ही आप क्या करो, इसका सेकंड पार्ट यूज कर लो। सेकंड पार्ट ये कहता है कि अगर आप n r को ज्यादा कर लो, देखो n r को ज्यादा कर लो, n r ये हमारा ज्यादा है किससे, स्मॉल r से ज्यादा है, तो क्या होगा, ऐसे केस में क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू, देखो ये n r ज्यादा है तो स्मॉल r को छोड़ेंगे तो आपके पास आएगा n e अपॉन n r, ये हो गया e अपॉन r, यानी ये करंट ऑफ 1 से, ये हो गया अप्रॉक्स करंट ऑफ 1 से। यानी पैरेलल के कॉम्बिनेशन में क्या होना चाहिए, पैरेलल के कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट को फाइंड करने के लिए हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल से ज्यादा होनी चाहिए, और सीरीज वाले केस में क्या है, मैक्सिमम करंट पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए और इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये दो टॉपिक हमारे पास है जिसमें हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात की, सीरीज और पैरेलल की बात किया। अब हम इसमें आप न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी इसमें ठीक ठाक अच्छे आएंगे, और आपको हम डिस्कस करेंगे कैसे सेल का, अभी तो ये सीरीज पैरेलल में आपने सीरीज और पैरेलल में देखा, इसमें हम लोग मिक्स ग्रुपिंग का भी आगे लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम मिक्स ग्रुपिंग का भी करते हैं, और साथ में वहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग फिर से मिलते हैं, ये जो मिक्स ग्रुपिंग है उसकी बात करेंगे, और सीरीज और पैरेलल की कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं।